नमस्कार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई शादी क्या होती है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो, समझो, ताकि जिनकी भी उम्र शादी की है वो इन बातों को समझ सकते हैं। शादी जो है लाइफ को एंजॉय करने के लिए है। किसी ने ये कहा कि भाई शादी जो है, उसका एक बड़ा फनी डिस्क्रिप्शन उसने दिया था। कहते हैं मज़ा का मज़ा फोकट में बच्चा। मज़ा का मज़ा फोकट में बच्चा, कहते हैं कि आप मज़ा करो और साथ में जो है आपको एक बच्चा भी फ्री में मिल जाता है। ये कई लोगों की ऐसी सोच है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो क्यों ना हम लोग फल खा के पछताए। तो इसलिए वो शादी करते हैं और वो कहते हैं कि भाई चलो पछताना तो है ही है लाइफ में। ये ऐसे लोगों की कुछ जो है कि सोच अलग अलग लोगों ने जो है बना के रखी है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं यहाँ तक कि भाई वाइफ इज़ अ कमोडिटी फॉर एंजॉयमेंट। एक वो साधन है कि भाई जिसको लेकर हम लोग मज़े करते हैं। अगर उससे अगर एंजॉयमेंट नहीं मिलती है तो वी हैव गॉट फुल राइट टू रिप्लेस इट। हम उसको रिप्लेस करके किसी और को लेके आ सकते हैं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। ये सारी की सारी जो है गलत विचारधारा है कि जिसे हमें नहीं समझना चाहिए। आज जो शादियों को हम लोग इतना गलत तरीके से लेते हैं, एक मजाक बना के रखा है, इसके लिए जो है आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल एंगल हमारा जो शादी को लेकर जो है वो क्या है। द स्पिरिचुअल एंगल ऑफ अ मैरिज। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब आप पैदा हो गए तो आपके साथ माँ बाप तो ऑलरेडी थे। माँ बाप को आपने चूज तो नहीं किया, भगवान ने हमें माँ बाप दिए और एक जन्म भी हमें दिया। अगर मुझे माँ बाप नहीं अच्छे लगते हैं तो मैं माँ बाप को बदल नहीं सकता हूँ, मैं माँ बाप को नहीं बदल सकता हूँ। तो जब बीवी की जब बात आती है, लाइफ पार्टनर की जब बात आती है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई नहीं, मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे गलत जानकारी दी गई थी, वो लोग गलत निकले, उन्होंने हमें फंसाया, शुरू में बड़ी बड़ी बातें करी और अभी जो है सब कुछ मुकर गए हैं, हमारे साथ धोखा हो गया है, तो इस शादी को तोड़ना चाहिए। नो। अगर आप सोचते हैं कि भाई चलो शादी हो गई है, उसके बाद जो है उस शादी से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिस तरह से हम लोग माँ बाप को नहीं बदल सकते हैं, वैसे ही जो है हम लोग किसी भी हालत में हमारे लाइफ पार्टनर को भी नहीं बदल सकते। इसको बिल्कुल यहाँ पे इंजेक्ट करके रखो, बिल्कुल डाल के रखो। आपको समझना है कि भाई जब एक बार शादी हो गई है, जब एक बार शादी हो गई है, देयर इज नो वे आउट। हम अभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। हर हालत में आपको शादी को निभाना है, हर हालत में आपको शादी को निभाना है। हम लोग अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली शादी क्या होती है, शादी किस तरह से होती है, और जब शादी का जो तरीका जो बना है, जो प्रोसेस जो बना है, वो कैसा है, उससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इस शादी के बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। देखो शादियाँ कैसी हो जाती है। सबसे पहले कि भाई हम या तो किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो उसके साथ शादी में बंधना चाहते हैं, या हमारे घर वाले हमारे लिए कोई रिश्ता लेके आते हैं, उसके साथ हम लोग बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद शादी करने का
डिसीजन लेते हैं, यानी कि हम लोग तय करते हैं कि अभी शादी करनी चाहिए। तो शादी का जब डिसीजन हो जाता है उसके बाद फिर हमारा शादी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोका करते हैं हम लोग। रोका मीन्स हमने इस लड़की को या इस लड़के को रोका है हमारी शादी के लिए। शुरू में तो जब हम लोग पहली बार जब बात करते हैं तो कि भाई इसके परिवार वाले और इसके परिवार वाले, बस इतना ही होता है। फिर इसके माँ बाप और उसके माँ बाप। तो हम लोग कहते हैं भाई पहली बार जब बात पक्की हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि भाई इसके माँ बाप और उसके माँ बाप दोनों के। लेकिन जब रोका करते हैं या बात को जब हम लोग पक्की करते हैं, चार लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, शादी का मुहूर्त निकालने के लिए, कार्ड छपवाने के लिए, हम लोग कहते हैं रोका करते हैं। जब रोका करते हैं तो लड़की के परिवार में सिर्फ माँ बाप नहीं, उससे भी ज़्यादा लोग साथ में आते हैं, और लड़के के सिर्फ माँ बाप नहीं, उसके भी और ज़्यादा परिवार वाले जो साथ में आते हैं, और एक रोका सेलिब्रेशन हो जाता है। और उसमें तकरीबन सारे परिवार वाले जो है कि भाई जिस रोके के दिन डिस्कस कर लेते हैं कि बिकॉज क्या शादी पे खर्चा करना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, कितने लोगों को बुलाना चाहिए, इस बारे में वो बातचीत करके उसके बाद कहते हैं कि भाई चलो जल्दी से जो है आप पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकालो। फिर मुहूर्त जब हम लोग निकालते हैं, पंडित जी से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई अगर पंडित जी शादी के मुहूर्त के साथ जो है सगाई का मुहूर्त भी निकालो। का मतलब ये है कि भाई हमारे रोका होने के बाद हम लोग सगाई के बारे में सोचते हैं और सगाई हो जाती है। सगाई के अंदर जो है कि भाई लड़की के परिवार और उसके कुछ दोस्त यार, और जो लड़के के परिवार वाले और उसके कुछ दोस्त यार मिलके जो है मंगनी हो जाती है। और मंगनी होने के बाद जो है एक दूसरे को कहते हैं भाई नहीं, अभी रिश्ता हमारा जो है पक्का हो गया है, मंगनी भी हो गई है, तो अभी जो हमें आगे शादी के बारे में सोचना चाहिए। फिर जो है 1-2 महीने में भाई शादी का मुहूर्त आता है। जब शादी का दिन जब नज़दीक आ जाता है, उस बाद भी कुछ ना कुछ उसके अंदर रस्म होते हैं कि भाई सबसे पहले कि बिकॉज लेडी संगीत होता है, वहाँ पे औरतें आपस में डांस करती है वगैरह। उसके बाद जो है कि भाई कुछ हद तक लड़की को मेहंदी लगती है, लड़के को मेहंदी लगती है, तो मेहंदी सेलिब्रेशन हो जाता है। मेहंदी सेलिब्रेशन के बाद जो है कि भाई शादी का दिन आ जाता है। तो उस दिन जो है कि भाई लड़का जो है बारात लेकर आता है। बारात में भी कैसा होता है कि भाई वो घोड़े के ऊपर बैठता है, घोड़े के ऊपर वो दिखाई देता है, ताकि बारात जिस गली से गुजरती है वहाँ के लोग देखते हैं कि हाँ हाँ ये लड़का है जिसकी शादी होने जा रही है। और जो लोगों को हमने बुलाया भी नहीं है वो भी उस लड़के को देख सकते हैं कि भाई किसकी हमारे मोहल्ले में जो शादी हो रही है, जिस लड़की की किस लड़के के साथ हो रही है। अगर बाई चांस उस लड़के को अगर कोई पहचानता है, कहता है कि अच्छा ये अच्छा लड़का नहीं है, भाई पड़ोसी आपस में बात करते हैं, और या कहते कि भाई ये इसको तो मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था या सड़कों के पीछे देखा था, लगता है इसका शायद रिकॉर्ड ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर जब वो बारात लेके आता है और जब और भी लोग जब सड़क के उसको देखते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमेंट्स उसके ऊपर हो सकते हैं। चलो बारात आ जाती है, हम लोग शादी के मंडप में पहुंचते हैं, मिलनी हो जाती है जहाँ पे भाई दोनों परिवार वाले आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं। फिर आता है जिसको हम लोग कहते हैं जयमाला। जयमाला का जब टाइम आता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग देखते हैं कि भाई लड़की लड़के को पहले जयमाला डालती है और उसके बाद में जो है लड़का लड़की को जयमाला डालता है। ऐसा क्यों? एक बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझने के लिए
क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अगर शादी में अगर रजामंदी अगर किसकी अगर चाहिए तो लड़की की रजामंदी पहले मांगी जाती है। इवन अगर हम लोग इस्लाम में भी देखते हैं, जब निकाह पढ़ा जाता है तो लड़की पहले कहती है कबूल है, उसके बाद लड़के को पूछा जाता है तो लड़का कहता है कबूल है। अगर लड़की अगर नहीं कहती है तो शादी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर लड़की अगर जयमाला नहीं डालती है तो आगे बात बनने की तो कोई बात ही नहीं बनती। इसलिए कि भाई लड़की की रजामंदी पहले होती है, उसके बाद लड़के की। जयमाला के बाद फिर हम लोग भाई खाना वगैरह खिलाते हैं रिश्तेदारों को, और फिर जो है कि भाई पंडित जो है वहाँ पे जो भी विधि होती है शादी की वो अरेंज करते हैं। आपके जो है 7 फेरे हो जाते हैं, यानी कि 7 पवित्र वचनों में आप बंध जाते हैं और शादी जो है कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। और उसके बाद जो है लड़की की डोली उठती है वहाँ से और जो है आपको विदाई हो जाती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस भगवान ने क्यों बनाया है? उसका रीज़न ये है, अगर वाकई में अगर आपकी शादी उस लड़की के से साथ नहीं होनी है, अगर नहीं होनी है तो कोई ना कोई विघ्न ज़रूर आएगा। या तो रोके के बाद विघ्न आएगा, या वो मंगने के बाद विघ्न आएगा, या वो किसी तरह से कि आपकी जब शादी होने वाली है, जब बारात आ जाती है तो दरवाजे के ऊपर कोई विघ्न आ सकता है। लेकिन ये सारे के सारे स्टेजेस जब कंप्लीट होते हैं किसी भी विघ्न के बिना, का मतलब ही है कि जो लड़की से आपने शादी करी है वही लड़की आपकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए बनी है, एंड नाउ देयर इज नो वे आउट। इतने सारे समय में जब आपको भगवान का साथ मिला है और आपके सारे के सारे स्टेजेस अगर अच्छी तरह से अगर कंप्लीट हो गए हैं, इसका मतलब ही है कि भाई वही लड़की है कि जिसके साथ आपने अभी फेरे दिए हैं, वही लड़की है कि जो आपकी लाइफ पार्टनर है, यानी कि पार्टनर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ है। हम अभी उसके बारे में, उससे अलग होने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। इसको बिल्कुल यहाँ पे हमें डाल देना चाहिए। तो जो शादी का जो एक टोटल जो प्रोसेस हमने जो बनाया है वो इतना कॉम्प्लेक्स इसीलिए है ताकि अगर कोई भी अगर विघ्न आना है, किसी भी तरह से किसी से भी अगर ऑब्जेक्शन आना है, या किसी तरह से वो लड़की अगर आपके लिए नहीं बनी है, तो भगवान की तरफ से कोई ना कोई रुकावट आएगी ज़रूर। जब रुकावट नहीं आई है इसका मतलब है कि भाई ये भगवान की मर्जी से शादी हुई है और इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। एज सिंपल एज दैट। अगर वाकई में अगर आप उस शादी को तोड़ने की अगर सोचते हो, उस पर्टिकुलर केस में आप भगवान की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो, तो आप बहुत सारे दुख जिंदगी में भुगतने वाले हैं। तो जो शादी इस तरह से मुकम्मल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या कर लेते हैं, मंदिर में शादी करते हैं या विधि विधान से शादी करते हैं, उसके बाद डाइवोर्स लेने के लिए, तलाक लेने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। थोड़ा सा सोचो, अगर वाकई में अगर डाइवोर्स अगर हमारे संस्कृति में अगर अलाउड होता तो डाइवोर्स लेने का भी कोई तरीका लिखा होगा कि भाई इस तरह से, भाई जिस तरह से शादी के आप फेरे लेते हो और इस तरह से जो है आप तलाक के लिए उल्टे फेरे लेते हो, कुछ भी तो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है हमारे समाज में तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है, डाइवोर्स नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये बाहर से आए हैं। तो इसलिए कि भाई हम लोग हमारी सहूलियत के लिए भाई आज शादी करी और कल तलाक दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई शादी जब एक बार हो ही गई है, उसके बाद सिर्फ आपको निभाना है। तो हम लोग शादी की जब बात करते थे, दो तरह से आज के डेट पे शादी बनती है।
एक को हम लोग कहते हैं अरेंज मैरिज और एक को हम लोग कहते हैं लव मैरिज। अब ये एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि भाई क्या और किस तरह से हमें अरेंज मैरिज करनी चाहिए, क्या और किस तरह से जो है हमें लव मैरिज करनी चाहिए। तो लेट अस सी कि एग्जैक्टली जो है शादी का जो हमारा जो अरेंज मैरिज का जो कॉन्सेप्ट होता है, अरेंज मैरिज कुछ हद तक जो है ज़्यादा सक्सेसफुल या ज़्यादा प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि देखो, आपके माँ बाप क्या आपके बारे में कभी बुरा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। अगर आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, इसको आपके माँ बाप के अलावा इतने अच्छी तरह से और कोई उसको पहचान नहीं सकता है। और उसी तरह से आपकी जितनी भी लाइकिंग है, किस चीज़ से आपको खुशी मिल सकती है, किस चीज़ से आपको दुख मिल सकता है, इसकी पहचान माँ बाप को ही सबसे ज़्यादा होगी और कोई इंसान नहीं हो सकता है। और माँ बाप हमेशा ही आपके वेल विशर है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर माँ बाप जो भी किसी लड़की के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि भाई एक बार जाके देख तो लेते हैं, एक बार जाके बात तो कर लेते हैं। माँ बाप से जबान लड़ाने के बजाय ये कहने कि भाई मैं समझदार हूँ, और माँ बाप को हम लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी चॉइस तो बड़ी हॉरिबल होती है, तुम जो भी खरीद के ले आते हो बड़ा हॉरिबल ले आते हो, तो आप मुझे बीवी लेके आओगे वो भी बड़ी हॉरिबल ला के दोगे। ऐसी सोच अगर हम लोग अगर पालते हैं वो गलत है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहले माँ बाप क्या कहना चाहते हैं उसको सुन तो लो, उसको समझ तो लो, उनको इज्जत देकर एक बार वो लड़की जाके देख तो लो क्या है कैसी है, उसके बाद अपना दिमाग चला लो। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि अगर अरेंज मैरिज अगर करना है तो उस पर्टिकुलर केस में माँ बाप आपके लिए जो भी लड़की या जो भी लड़का देखेगा वो बहुत दूर की सोच के, दूरदृष्टि से वो उसकी तरफ देखेंगे, उसके परिवार की तरफ देखेंगे। वो सारी की सारी समस्याएं जो हमें नहीं पता है, जो वो जानते हैं अपने एक्सपीरियंस से, उस लेवल पे जाके सोचेंगे और वो डिसीजन लेंगे कि भाई आपको यहाँ पे शादी करनी है या नहीं करनी है। हम लोग जब स्पिरिचुअल एंगल की जब बात करते हैं कि भाई एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि भाई भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। हम लोग जब हमारे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी भी हमें कैसे मिलती है? अपॉर्चुनिटी ऐसे आपको नहीं मिलती है, आप ऐसे नहीं से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर भगवान देना होगा तो ऑटोमेटिकली दे देगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और एफर्ट्स का मतलब भी है जब आप एफर्ट्स करेंगे तभी जाके वो आपके सामने आ जाएगा। हम लोग कहते हैं कि भाई सिंपल प्रोसेस, नॉक एवरी डोर, नॉक एवरी डोर एटलीस्ट 4 और 5। आप जब 4 या 5 दरवाजे जब खटखटाते हो, जो आपके लिए बना है वो खुलेगा। तो वो जो दरवाज़ा खुलता है उसको एक्सेप्ट करो और अंदर चले जाओ। नौकरी, अगर नौकरी ढूंढनी है, एजुकेशन के बाद 5 जगह पे एप्लीकेशन डालो, जहाँ से सबसे पहले कॉल आएगा उसको ज्वाइन कर लो, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल एंगल को अगर हम लोग उसके अंदर देखते हैं तो आपको 4-5 लड़कियों के बारे में सोचना है, आगे बात बढ़ानी है, और सबसे पहले जो आपको दिल से लगता है कि भाई ये अच्छी है मुझे शादी करनी चाहिए, या ये अच्छा है मुझे शादी करनी चाहिए, सबसे जिस जगह से आपको सबसे पहले हाँ आता है वहाँ पे आंख बंद करके शादी करो। बिकॉज वो जो रिश्ता है वो भगवान ने आपके लिए बनाया है, एज सिंपल एज दैट। तो जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं
तो सबसे पहले कि भाई अरेंज मैरिज इज़ कंसिडर्ड एज अ बेटर, क्योंकि हम लोग कुछ हद तक लाइफ में इमेच्योर्ड होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, हम जो जिस लड़की को चाहते हैं उसके साथ शादी करना चाहते हैं, तो हम लोग उस गहराई से उस लड़की की तरफ नहीं देख सकते हैं जिस गहराई से हमारे माँ बाप उसको देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बिकॉज जो अरेंज मैरिज जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेटर। और अरेंज मैरिज के अंदर जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई फैमिलीज कहते हैं कि भाई आप जन्म पत्री दिखा दो, हम हमारे पंडित जी को जन्म पत्री दिखाएंगे। अभी जन्म पत्री को देखना है या नहीं दिखाना है, जन्म पत्री को विश्वास करना है या नहीं करना है, इसके लिए अगर वो कहते हैं आपको, अगर लड़की वाले कहते हैं कि भाई आप हम लोग जन्म पत्री के हिसाब से काम करेंगे, या लड़के वाले कहते हैं कि हम लोग जन्म पत्री के हिसाब से काम करेंगे, तो सबसे पहले इसको ठुकराओ नहीं, ना नहीं कहो, मना नहीं करो, चुप करके जन्म पत्री दे दो एंड वेट फॉर देयर डिसीजन। क्योंकि उनका जन्म पत्री को मांगना और जन्म पत्री का आपस में ना मिलना, यू टेक इट एज अ डिवाइन विल, एक्सेप्टेड। लेकिन पहले से ही बहसबाजी करना कि भाई हम तो जन्म पत्री में नहीं मानते हैं, तुम तो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है या पुराने ख्यालों के हैं और ऐसे पुराने ख्यालों के साथ हमें रिश्ता नहीं जोड़ना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, डोंट से इट लाइक दैट। जिनके भी विचार जन्म पत्री के साथ हैं उनको पूरा मान सम्मान दे दो, जन्म पत्री उसको दे दो एंड यू हैव टू वेट एंड वॉच। जन्म पत्री मांगने का रीज़न ये होता है बिकॉज दे नीड सम टाइम टू कंसल्ट पंडित जी एंड देन गिव द रिप्लाई। वो इमीडिएट आपको रिप्लाई नहीं देना चाहते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि भाई जन्म पत्री को दिखाना, अगर वो कोई इंसिस्ट करता है तो जन्म पत्री दिखाओ जरूर। लेकिन अभी आप पूछोगे कि भाई क्या वाकई में जन्म पत्री कोई मायने रखती है? मेरे हिसाब से तो कोई मायने नहीं रखती है, और एट द सेम टाइम कुछ हद तक मायने रखती भी है। जन्म पत्री के एक अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जन्म पत्री के अंदर हम लोग कहते हैं कि भाई या तो जैसे अगर लड़की की जन्म पत्री, क्या गारंटी है वो सही है या उसके अंदर कोई गलती नहीं है? लड़की की जन्म पत्री, क्या गारंटी है कि भाई वो सही तरह से बनी है या गलत तरीके से बनी है? या जो पंडित जी इस चीज़ को देखने वाले हैं वो कितने ज्ञानी हैं, वो कितना समझते हैं इस बात को। जब वो कहेंगे कि भाई इतने गुण मिलते हैं, उतने गुण मिलते हैं, या हो सकती है शादी या नहीं हो सकती है, वो कितने विश्वसनीय है। ये तीनों ही चीज़ें मैटर करती है। और तीनों ही चीज़ों के अंदर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जो लड़की की जन्म पत्री जो बनी है, क्योंकि देखो आज अगर जन्म का समय और जन्म का प्लेस अगर सही नहीं बताया है, अगर आपने कंप्यूटर से जन्म पत्री अगर निकाली है, अलग अलग तरीके से अगर बनाई है, तो जन्म पत्रियाँ भी अलग अलग बन सकती है। तो दैट इज़ द रीज़न। जन्म पत्री देख के अगर शादी करनी है अच्छी बात है, लेकिन जन्म पत्री वाकई में सही है या गलत है ये हमें नहीं पता है। लेकिन किसी भी पार्टी के तरफ से अगर आपको ये जवाब मिलता है कि भाई जन्म पत्री नहीं मिल रही इसलिए हम लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट दैट डिसीजन, टेक इट एज अ डिवाइन विल। कहीं से भी किसी भी तरह से अगर उन्होंने मना किया है तो मना किया है तो एक्सेप्ट इट, बहसबाजी नहीं करो। तो जन्म पत्री के लिए अगर कोई इंसिस्ट करता है तो उनको जन्म पत्री दिखा दो एंड वेट एंड वॉच। अगर जन्म पत्री नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। तो जन्म पत्री हम लोग इसलिए बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग लाइफ को एज ए एडवेंचर लेते हैं, लाइफ को एज ए एडवेंचर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जब शादी मुकम्मल हो जाती है, सही तरह से जब कामयाब हो जाती है, सारे के साथ रस्में पूरी हो जाती है, इसका मतलब है वो मेरी बीवी है और मुझे हर हालत में उसके साथ निभाना है। दैट्स इट। इससे हम लोग बाहर नहीं आ सकते। जैसे माँ बाप को जब बच्चा हो जाता है उन्हें पता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, बस ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वही है, और बस इसको मुझे सिर्फ प्यार करना है और कुछ नहीं करना है। हर हाथ में मुझे उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। देयर इज नो वे आउट।
और वैसे हम लोग कहते हैं कि भाई जो बेटा है, बच्चा है, उसके जो माँ बाप है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई ये मेरे माँ बाप है, मेरा पूरा फर्ज है, वो बड़े अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे सुनाते हैं, जो बातें सुनाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरे सारे के सारे कर्तव्य जो माँ बाप के लिए बने हैं मैं करूँगा। एग्जैक्टली वैसे ही जब हम लोग शादी जब हो जाती है, शादी होने के बाद बस वो मेरी पत्नी है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ एडवेंचर, और उस एडवेंचर को आप पूरी ज़िंदगी जो है एंजॉय करते रहो। आपको पता है कि भाई हम लोग जब किसी भी एडवेंचर के ट्रिप पे जाते हैं तो कितनी सारी उसके अंदर मुश्किलें आती है, लेकिन उस हर मुश्किल को हम लोग एंजॉय करते हैं। वैसे ही हर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े तो होंगे, मनमुटाव तो होगा, परेशानियाँ तो होंगे। टेक इट एज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, एक्सेप्ट इट एंड एंजॉय दैट एंटायर फेजेस ऑफ द एडवेंचर, एज सिंपल एज दैट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अगर अरेंज मैरिज हम लोग करते हैं या जो भी शादी हमारी जब जिस लड़की के साथ हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में हमें उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है किसी भी तरह से नुक्स नहीं निकालने। हम लोग यही कहते हैं कि देखो शादी जहाँ जिसके साथ भी आपके होते हैं, एक्सेप्ट इट एज अ डिवाइन विल, भगवान की मर्जी, एक्सेप्ट इट। और जब आप इस बात को जब एक्सेप्ट करोगे आप रिलैक्स फील करोगे। एनीवे, बस यही बीवी है मेरी, इसी के साथ मुझे ज़िंदगी काटनी है और इससे जो है हम लोग बाहर नहीं आ सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि देखो जो भी शादी होती है यू एक्सेप्ट इट एज अ डिवाइन विल, और शादी होने के बाद फिर हम शादी से बाहर निकलने के लिए ज़िंदगी भर कभी भी नहीं सोचते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो लड़की कैसी है या वो लड़का कैसा है या वो परिवार कैसा है, नहीं, हर हालत में शादी को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना ही ऑप्शन आपके पास बचता है, और जब उसको पूरी तरह से शादी को निभाएंगे आपको भगवान का सपोर्ट मिलेगा। यू आर गोइंग टू एंजॉय द डिवाइन सपोर्ट, क्योंकि जो औरत आपके लाइफ में आई है, जिस औरत को भगवान ने आपके लाइफ में भेजी है, अगर तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, बाद में उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, उसको तलाक देने की सोचते हो, इसका मतलब है कि आप भगवान के मर्जी के खिलाफ जाते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका डाउनफॉल लाइफ में 100% श्योर है। ऐसा आदमी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, भले उसका तलाक कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा आदमी जो है अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं अगर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से अगर कौन सा अच्छा है, तो अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि आपके घर वाले आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। अगर आपके आंखों के सामने अगर अरेंज मैरिज का अगर प्रपोजल आता है तो उसको बिल्कुल ठुकराओ नहीं, एक बार जाके देखो ज़रूर, क्योंकि ऊपर वाले का जो काम करने का जो तरीका होता है वो हमें नहीं पता होता है, वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में उस पार्टनर को लाना चाहता है हम नहीं जानते हैं। इसलिए कीप योरसेल्फ ओपन टू द एवरी ऑप्शन अवेलेबल फॉर द मैरिज। खैर, अभी हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। अगले क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं लव मैरिज। लव मैरिज क्या होता है और लव मैरिज को हमें किस तरह से सक्सेसफुल करना है, इसके ऊपर जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।